podcast Time Capsule, sir. Thank you. So, sir, first of all, I'd like to ask you कि आपके लिए एक सच्चा जवान कौन होता है? एक सच्चे जवान की पहचान कैसे होती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आई हैव स्पेंट मोर देन 3 decades इन द आर्मी. हमारे लिए सच्चा जवान, हम लोग के पास एक स्लोगन है, जवान मेरा भगवान. Okay. And that sums up everything. I need not go to mandir, masjid, gurdwara, anywhere. I just look at my jawan, who is very simple, right? Who is dedicated to the nation cause, and he is the one for me, for everything. He is encompassing. वो मेरे चारों तरफ है. उसकी वो ऐसा अच्छा योद्धा है. उसके I have no words to explain his goodness. So जवान मेरा भगवान. Okay. So आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया था टू जॉइन आर्मी इन योर चाइल्डहुड की? बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट डिसीजन कि हम लोग खुद ही आज सोचते हैं कि हमें क्या बनना, हमें नहीं पता. बट बीइंग इन आर्मी और जॉइनिंग इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस. आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, like all of you, I was also a college student here in Calcutta only. Yeah. Actually, I studied in Bengali medium school, and thereafter मैं Scottish Church College पढ़ने गया, right? Yeah. I was very fortunate. मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि Scottish Church College में मेरे जो मित्र थे बॉटनी ऑनर्स के, हमारे जो कोर्समेट थे, क्लासमेट थे, they motivated me, and all of us were motivated by each other. नीरेंद्र नागर थे, प्रदीप जायसवाल थे, right? ज्ञान मोहन रोहतगी थे, राजेंद्र सिंह थे, अजय तिवारी थे, ऑल ऑफ देम, प्रदीप मिश्रा, हर एक आदमी. वो हम लोगों ने एक ही बात कहा था कि हम लोग को नौकरी करनी है. और फिर वो नीरेंद्र नागर एक हमारे क्लासमेट थे, उनके घर पे बैठ के ही हम लोगों ने सारी तैयारियां शुरू करी. और उन्होंने एक ही बात कहा था, वो हमारे एक्चुअली कहा जाए हमारा कोर्समेट तो था ही, लेकिन वो हमारा गुरु भी है. तो नीरेंद्र नागर ने ही हम लोग में कहा कि हम लोग पिताजी के पैसे पर नहीं पलेंगे. Okay. तो वहाँ से हम लोगों ने नौकरियाँ देनी शुरू करी. और एक बात मैं बताऊँ जो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने सबसे पहले बैंक की नौकरी आरंभ की. और बैंक में हम लोग का असेसमेंट क्या था हमारे ग्रुप में कि बंगाल में यदि हम लोग क्लर्क की एग्जाम देंगे, बिकॉज हम लोग जस्ट अभी ग्रेजुएट भी नहीं थे, तो हम लोग यहाँ से नहीं हो पाएंगे. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जाके यूपी में बनारस में अजय कुमार तिवारी हमारे ही वॉज इन पंजाब नेशनल बैंक, रिटायर्ड एज अ वेरी सीनियर ऑफिसर. सो हम अजय तिवारी और राजेंद्र सिंह तीनों बनारस गए और वहाँ पर हम लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और वहाँ से हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया. क्योंकि हम लोग को लगा था कि सही बात भी है कि बंगाल के लोग जो हैं, बंगाली हैं, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं. तो हम लोग ने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचाना और उस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पूरा फ़ायदा लगाते हुए हम लोग यूपी गए और वहाँ से एग्जामिनेशन देना शुरू किया और हम लोग सक्सेस हुए. तो इट वाज इनिशियली बैंक मैनेजर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ऐसे छोटे छोटे आने शुरू हुए. और मैंने चूँकि बिना किसी तैयारी के, हमारे घर में तो कोई फौजी था नहीं, हमने बिना किसी तैयारी के CDS दिया और पहले अटेम्प्ट में थ्रू हो गए. पहले अटेम्प्ट में थ्रू हो गए विदाउट एनी प्रिपरेशन. Sir, it's a legendary thing, like without. कोई लेजेंडरी नहीं. आई थिंक आप सभी में ये काबिलियत है. हम लोग सोचने बहुत लगते हैं. तो हम लोग कहते हैं ना कि जर्नी टू 1000 माइल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. सो हम लोग ने कहा था कि यदि हम लोग छोटी छोटी नौकरी, वो नीरेंद्र नागर ने कहा था हम लोग को. नीरेंद्र नागर खुद एक पत्रकार और नवभारत टाइम्स के डिजिटल ये चैनल के वो ऑल इंडिया माने वो बहुत बड़े संपादक हैं, बहुत बड़े मेरे मेंटोर हैं वो. तो उन्होंने कहा था कि देखो, यदि तुम लोग छोटी छोटी, हम लोग दोस्तों में कहा था, हम लोग में जो हर एक दिन शाम को हम लोग का डिस्कशन होता था, बहुत वायलेंट डिस्कशन होता था. पड़ोसी भाग कहते थे कि लोग लड़ रहे हैं क्या स्टूडेंट, नहीं ये वो अगड़म बगड़म. उससे क्या होता था, हम लोग में कॉन्फिडेंस पैदा होता, हर एक टॉपिक पर डिस्कस करते थे हम लोग. तो उन्होंने कहा था कि भाई, इफ दैट इज व्हाट पीपल सेड, दैट द जर्नी टू 1000 माइल विद द फर्स्ट स्टेप. सो ही सेड दैट इफ यू कांट डू द क्लरिकल, यू कांट बी एन ऑफिसर. सो वी स्टार्टेड एंड वी ऑल गॉट सक्सेसफुल. That's an inspirational journey. Inspirational. I attribute completely to the नीरेंद्र नागर. Okay. आपके पास वो फ्रेंडशिप होना चाहिए. लेसन लर्न ये है, आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए जो सच्चे दिलों से आपस में मिल के बातचीत करे, फ्रेंड. और वो फ्रेंडशिप पूरी जिंदगी रह जाती है. Obviously सर, वो तो होता ही है हमारे साथ भी. और यही टाइम है बनाने का, कॉलेज का टाइम. Okay. That's our advice for the youngsters जो कॉलेज में. Absolutely. Okay. Form a group, study group, discuss your problems. Every day discuss your topics and it will lead you to IAS IPS also. Okay. So like हम लोग जानते हैं कारगिल वॉर के नाम से, बट आर्मी में से ऑपरेशन विजय कहा जाता है. तो एक डिफरेंस क्या है एक ऑपरेशन में और एक वॉर में?
देखिए वॉर एक बड़े स्तर पे है और ऑपरेशन जो है छोटे स्तर पे है, राइट। वॉर का मतलब है कि ऑल आउट वॉर, माने उसमें हर एक आयाम शामिल है। उसमें आपकी नेवी शामिल है, उसके एयरफोर्स शामिल है, ये है। और उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर जो जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसका कोई ये नहीं रह जाता, महत्व नहीं रह जाता। जबकि ऑपरेशन एक छोटी सी जगह पे लोकलाइज अफेयर था। तो आपने यदि देखा होगा ऑपरेशन विजय जो था वो सिर्फ और सिर्फ LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो आपके कारगिल आरपीएम लेके साउथ सियाचिन तक की बीच में ही सीमित रह गया था। ये वॉर नहीं था। वॉर होता तो फिर हमारी सेनाएं जो होते हर जगह घुसती। वो लाहौर में घुसती, सियालकोट में घुसती, और रहमियार खान में घुसती, वो कराची में घुसती। हो सकता है कि हम पीछे की तरफ से अटैक करते हैं उनको, बलूचिस्तान में या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो उस टाइप की बात इसमें नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर के एरिया में ये बंधा हुआ था। ओके। सो आपने इतने लंबे समय तक आर्मी में सर्व किया है, तो आपने क्या नोटिस किया है पुराने इंडियन डिफेंस सिस्टम में चेंजेस? लाइक 75 ईयर्स हो जाएंगे अभी हमारे इंडिपेंडेंस को, एंड आपने क्या नोटिस किया द डिफरेंसेस और द ग्रोथ वी हैव सीन इन आवर कंट्री? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने, अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन। एल्विन टॉफलर की किताब है तो द थर्ड वेव। ओके। एल्विन टॉफलर उसमें जनरेशन की बात करता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो हम आर्मी में जब हम आर्मी वॉरफेयर जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक जनरेशन की स्टडी करते हैं, राइट। तो अभी 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है। उसको कई नामों से पुकारा था, हाइब्रिड वॉरफेयर बुलाया था, 5th जनरेशन बात पे आता है। उसके बाद इंटेंसिटी की बात हम लोग करते हैं, राइट। लो इंटेंसिटी लेकर के हाई इंटेंसिटी जिसमें न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, राइट। तो इंडिया जो है प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो जितने भी एडवांसमेंट हो रहे हैं हम उसके साथ पैर रख के चले। लेकिन एक चीज़ अमिट रह गया है, वो है हमारे जूनियर लीडरशिप। हमारे जो योद्धा हैं, चाहे हमारे जवान हों, चाहे हमारे JCOs हों, चाहे हमारे अफसर हों, उनकी जो लड़ने की जो काबिलियत है, जो 24-25 साल तक के हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं और जो JCOs हैं और हमारे जो जवान हैं, वो अतुलनीय है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। उनके खिलाफ आप अच्छी से अच्छी चीज़ें लगा दो, आप अच्छी से अच्छी क्या कहते हैं आप सिस्टम लगा दो और टेक्नोलॉजी लगा दो, अजय तो यही है, भारतीय सेना के लोग हैं। बट वी हैव केप्ट पेस विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हम लोगों ने वी हैव केप्ट पेस विद द 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर एंड वी हैव अडॉप्टेड ऑल दिस थिंग्स। सो चेंजेस तो लाजमी है। पहले अब मोबाइल फ़ोन नहीं था आपके पास, अब मोबाइल फ़ोन है, वो तो है, राइट। हर जगह मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी आ रही, क्रांतियाँ आ रही है। जो हमने कहा था 5th जनरेशन वॉरफेयर, एल्विन टॉफलर की बात करी थी 3rd जनरेशन वॉरफेयर, उस टाइप की बातें हम लोग कर रहे हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर की बात हम कर रहे हैं। हमारे डॉक्ट्रिन में आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पैटर्न पता चले। डाटा फीड हो रही है, सेंसर्स में आ रहे हैं, चीज़ें रिकग्नाइज हो रही हैं। वी आर बीइंग एबल टू बिल्ड अप आवर रिपोजिटरी ऑफ डाटा, उससे हम उससे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ओके सर। सो आपके हिसाब से फॉरेन मिलिट्री डिफेंस में और हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम में क्या फ़र्क है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। थैंक यू सर। अभी देखिए आप 2 सालों से रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है। हाँ। रियल युद्ध हो रहा है, इन ऑल डायमेंशन हो रहा है, पूरी तरह से। आपके ब्लैक सी में हो रहा है, सी में, एयर तो हो ही रहा, लैंड पे वॉरफेयर हो रहा है। तो तीनों डायमेंशन लगे हुए हैं, प्लस स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब। इसमें न्यूक्लियर थ्रेट भी है बिकॉज जापोरिज़ो और चौबानियल जो है वही हैं, राइट। सो उससे बहुत सारी बातें हमको उभर के आती हैं। उससे कई चीज़ें बातें ये समझ में आती है हम लोग को कि जो आर्म्स इंडस्ट्रीज है वर्ल्ड का, विच इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द US, they have built up lot of brands which don't work. Similarly 7th October last year के बाद से जिस दिन से ब्रांड इजराइल हिट हुआ है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस हिट हुआ है, उससे हम लोग को पता चल गया था कि इजराइल हम लोग की नज़रों में, उनकी पिक्चरें देख के हम लोग बड़े बड़े रेड ऑन एंटेबे, जिसमें युगांडा में उनके हॉस्टेज लेके गए थे ईदी अमीन के इलाके में, वो उनका प्लेन गया था रात को और सारा कुछ स्विच ऑफ, और फिर उनको लेके आया। उसमें प्रेसिडेंट नेतन्याहू जो है उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके बड़े भाई थे, वो हिट हुए थे, हमारे शहीद हुए थे। तो हम लोगों ने इजराइल को, और फिर उनके मुसाद की कहानियाँ पढ़ी हम लोगों ने, हम लोगों ने देखा कि बेरूत के बाद, उनके म्यूनिख ओलंपिक के बाद कैसे उन लोगों ने लोगों को मारा। तो हम लोग को लगा था इजराइल बहुत बड़ा ब्रांड है, वी मस्ट कॉपी देम, बिकॉज अच्छी चीज़ आप में तो हम आपसे लेंगे, राइट। तो वो ब्रांड जो था वो ख़त्म। फिर दूसरा पैंजर डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, टैंकों की लड़ाई जो होती थी, जो 2nd वर्ल्ड वॉर का था कि और पैंजर आ गया, टैंक आ गए, कहाँ है आज भाई? रशियन टैंक्स कहाँ हैं?
आप सरप्राइज हो जाओगे, आप यदि न्यूज़पेपर और यदि आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हो, रशिया यूक्रेन युद्ध को, आप देखोगे अब रशिया मोटरसाइकिल पे अपने पेट्रोलिंग भेज रहा है, टैंक पे नहीं भेज रहा है, राइट? सो चेंजेस आर देयर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नाउ सबसे बड़ी चीज इट इज, हम लोग कहते हैं कि इट इज नॉट द मशीन विच मैटर्स, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। इट इज नॉट दैट वी गिव यू द बेस्ट ऑफ द ऑटोमेटिक वेपन्स, इट मे बी मिसाइल्स, इट मे बी यू नो ऑटोमेटिक गन्स, वेपन्स, सब कुछ, लेकिन यदि आपका बंदा ट्रेन नहीं है, आपके सोल्जर्स ट्रेन नहीं है, दोज इक्विपमेंट्स आर वर्थलेस, यूजलेस, राइट? स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। स्किल होना बहुत जरूरी है। अभी आप देखो क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैमिना एंड कल्मिनेशन पॉइंट। व्हाट इज स्टैमिना एंड कल्मिनेशन पॉइंट ऑफ ए नेशन एज पर द मिलिट्री इज कंसर्न? आपके यहाँ स्पोर्ट्स ये है, आपने वेट लिफ्टिंग करी, आपकी 120 केजी उठाने की क्षमता है, मैं उसको 160 तो आप नहीं ले जा सकते, नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टैमिना है 120 केजी का है, और 120 केजी के ऊपर जाते ही आप कल्मिनेशन, मतलब आप गिर जाओगे। समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या बोला आपको, राइट? तो उसी तरह आप देखो रशिया का कल्मिनेशन पॉइंट पहुंच गया, उनके पास लोग नहीं है, आज वो पूरी दुनिया से वो लोगों को लेकर के फीड करना चाहता है। ऐसे भी उसने, आप वैंगर ग्रुप का नाम सुना होगा, वैगनर ग्रुप का नाम सुना होगा, उन्होंने आउटसोर्स किया था, उसके चीफ को मारा उन्होंने, क्योंकि ही वाज गोइंग अगेंस्ट द रशियंस, राइट? तो रशिया के पास आदमी नहीं है, तो मशीन लेके तुम क्या करोगे? और इतने काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। काउंटर मेजर का मतलब ये हुआ कि आपने वो जो रामायण का देखो ना, एक तीर इधर आता था, एक इधर से आता था, फिर इधर आता था, एक टकराता था। तो सिमिलरली हमारी वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आपने कुछ किया, एक मिसाइल आपने फायर किया, मिसाइल किस पर काम कर रहा है? उसके एक न्यूक्लियस है, उसके हार्ट में एक कंप्यूटर बैठा हो जिसमें वो फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, आपने एक दूसरा उस पर काउंटर मेजर लॉन्च करके उसके हार्ट को कंफ्यूज कर दिया, तो जो यहाँ आना था वो इधर भागा। GPS ये वो अगड़म बगड़म बहुत सारे, तो काउंटर मेजर, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर चल रहे हैं, राइट? लेकिन उसके साथ साथ जो ह्यूमन जो है वो दोनों मैच नहीं कर पा रहे। इवन देखिए यूक्रेन में क्या किया उन्होंने, अब अपनी रिक्रूटमेंट एज को कम कर दिया। इजराइल अब बोल रहा है कि नहीं, हम अपने यहाँ ट्रेडिशनल्स लोग जिनको बैन किया था उनको वापस बुला रहा है। उस चीज़ों में आप यदि देखोगे तो हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो फौज है, भारतीय फौज जो भारतीय सेना है, उसके जो जवान हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उस हिसाब से वी आर द बेस्ट, बहुत ज़्यादा वी आर द बेस्ट। नाम नमक निशान, बहन ने बोल दिया है कि तुम यदि पीठ दिखा के आओगे तो मैं राखी नहीं बांधूंगा। वो बंदा भी माँ को बोल के गया है, माँ घोड़ी तुम मेरी शादी की तैयारी तो करना, मैं नहीं हूँगा तो क्या हो, बारात तो आएगी, तिरंगे में लिपट के आएगी, लेकिन बारात तो निकलेगी मेरी। एक भाई बोलता है भाई तू जा, तेरे बाद में आऊँगा, राइट? तो हमारी, और आपने शायद एक चीज़ ध्यान नहीं दिया, यदि आप हिंदुस्तान में बड़े पढ़े लिखे हैं तो हर एक देवी देवता में देखोगे तो उनके हाथ में एक हथियार नजर आता है। मैं इस बात को हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन ये है। आप चाहे दुर्गा को देखो, आप काली को देखो, आप गणेश को देख लो, आप कार्तिक को देख लो, आप ना शिव को बोलो पीछे, किसी न किसी के पास कुछ ना कुछ हथियार है जो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। और नीली वेली जिसको कहते हैं कि जाने अनजाने में हम लोग उन हथियारों की पूजा करते आए हैं, राइट? तो हमारे पुरानी कथाओं में, हमारे साहित्यिक कथाओं में, हमारे धार्मिक कथाओं में जब ईश्वर की पूजा, भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा हो रही है, तो उन देवताओं की पूजा के साथ हमारे पास वो हथियार की भी पूजा हो रही है। तो हमारे दिल में एक है। अब आप देखो गीता की बात, आप यदि सही में कुरुक्षेत्र जाओ तो वहाँ गीता का असली मतलब समझ में आपको आएगा कि जैसे आप बाथरूम जाते हैं, पुराने कपड़े को उतारते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, उस तरह गीता बोलता है कि डोंट वरी, ये जो लाइफ है, लाइफ में तुमने अपने बॉडी, तुम जब मर जाते हो तो बॉडी उतार देते हो, और जो तुम्हारी आत्मा नई आत्मा को कर लेती है, तो आत्मा जो है मरती नहीं है। तो वो आपके मन में एक ऐसा स्ट्रेंथ पैदा कर रही है गीता हमारी, भागवत गीता, जो भी गीता आप कहिए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई गीता, कि आत्मा जो मरती नहीं है, तो तुम मरने की चिंता मत करो, वीर भोग्या वसुंधरा, तुम जियोगे तो तुम इस धरती का ये करोगे। तो ये जो हमारे मन में जो एक धारणा बनी हुई है, ये हमारे फौजियों में जो बनी हुई है, ये तो बहुत जबरदस्त है, और यही चीज़ है, ये दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। आप बताओ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, राइट, उसकी जो आर्मी, अपनी पार्टी को नाम बोलते हैं हम लोग PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए लड़ रही है आपके लिए तिब्बत में। वो तो बोले हम नहीं लड़ना चाहते। गलवान के बाद उनके जो जवान हैं वो बीजिंग में रो रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे फ्रंट पे,
उनके लिए कोई मतलब, और हमारे लिए मकसद है हम एक ज़मीन सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा, 5 रे तुमको मैं 5 गांव, मैं तुमको सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। ये हमारे फौजियों की मोटिवेशन है, वो उसके लिए जान दे देंगे और उसके लिए हर एक दिन लड़ रहे हैं। हमारी मैक्सिमम सेना जो है जब काउंटर इंसर्जेंसी में जा रही है तो वो कहते हैं आग के थ्रू होके जा रही है। तो सोना जो है जब आग में आप डालते हो तो गलता है लेकिन चमकता है। तो आज हमारा दमकता हुआ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, हमारे लोग जो डेली एक गोली का सामना कर रहे हैं, दिन पर दिन और अच्छे हो जा रहे हैं। वो तो है सब बिल्कुल। लाइक जिस हिसाब से हमारा इंडियन आर्मी डेवलप किया ओवर द इयर्स, एंड इवन जिस तरह आप लोग मेंटली स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक इंडियन आर्मी से उतना कोई ऊपर है आज के डेट में। वेरी नाइस, मेंटल टफनेस की आपने बात की, बहुत अच्छा बात किया आपने, वेरी नाइस। जी सर। अच्छा, आपके लाइफ के जर्नी में लाइक सबके जॉब्स में अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं, सो आपके लाइफ के सबसे टफेस्ट मोमेंट्स क्या थे जब आप आर्मी में सर्व कर रहे थे? देखिए, मैं इंटेलिजेंस का हूँ जी, और ऐसे हमारे ज़िंदगी में कई मोमेंट्स हैं, एंड जनरली वी ऑपरेट बिहाइंड द एनिमी लाइन्स एंड वी ऑपरेट विद द एनिमी। सो आप आज भी यही है कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं चलता हूँ, मैं वो बसेस और ये में आपको ज़्यादा नज़र आता हूँ मैं, राइट, बिकॉज वी ब्रेक आवर पर्सनैलिटी, वी मर्ज विद द क्राउड। तो कई दिन तो ऐसे भी थे कि ऐसी जगह थे कि यार आज बच के शायद नहीं निकल पाएंगे, तो कई भाषाएं सीखनी पड़ी, कई चीज़ें सीखनी पड़ी अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए, तोड़ने के लिए। सक्सेस था, माँ पिताजी का आशीर्वाद था शायद कि मैं आज इतना दिन बचा हुआ हूँ, नहीं तो आई वुड हैव बीन ओवर। सो बहुत सारी, हर एक दिन चैलेंजेस थे, हर एक दिन लगा हमको कि शायद कल नहीं देख पाऊँगा, ऐसे भी सिचुएशन थे। तो कोई बात नहीं, वो तो हम लोग, आई बिलीव इन दैट, जो होना है वो होगा। यू डू योर जॉब, दैट इज़ व्हाट इज द गीता जी, दैट इज़ व्हाट केप्ट। कर्म पे ध्यान देना चाहिए सर। ऐसा मेंटालिटी हम लोग के जनरेशन में अगर आ गया, बिकॉज आर्मी वालों में ये मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट फॉर गिविंग योर लाइफ फॉर योर कंट्री इज समथिंग दैट नोबडी कैन एवर मैच। देखिए, अमेरिकन जनरल हैं पैटन जूनियर, उनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, हम नहीं चाहते कि आप मरो, मैं चाहता हूं कि आप दूसरों को मारो। हाँ, मैंने देखा था ये वाला आर्टिकल। राइट, मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया हूँ, मैंने अंग्रेजी में उसने कहा था कि मूर्ख मत बनो कि हम देश के लिए मरने जा रहे हैं, तो वो तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हारी बुद्धिमानी इसी में है कि तुम्हारे जो तुम्हारे साथ जो संघर्ष कर रहे हैं वो मरे। जी बिल्कुल। तो ये है कहानी ज़िंदगी की। सर, कहानी से याद है, कारगिल वॉर से आपका सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन क्या था जो अभी तक आपके साथ रहा है? प्रिपरेशन, जल्दी मत करो किसी भी चीज़ में। 1971 में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जून 1971 में उनको बुलाया गया था, रक्षा मंत्री ने बुलाया, प्रधानमंत्री ने बुलाया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उन्होंने कहा था कि तुम ऑपरेशन लॉन्च करो, तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा देखिए अभी बारिश का मौसम है और ये पूरी नदियों में, बिकॉज बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नदी नाले हैं, वो भरे हुए हैं, तो उनको पहुंचने में बड़ा दिक्कत होगा। दूसरा, ऊपर जो है आप देख रही हैं कि चाइना के साथ हमारे बॉर्डर खुले हुए, बिकॉज बर्फ़ नहीं है, तो चाइना भी शायद ईस्ट पाकिस्तान समय था उनके सपोर्ट में आ सकता है, तो मैं तो इंतज़ार करूँगा। 5 महीने इंतज़ार किया और जाके दिसंबर में, और आज उसका रिजल्ट आपके पास है कि आज ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो सिचुएशन कितना भी डिफ़िकल्ट हो आपके लाइफ में, आप थोड़ा देर रुको, उसको समझो और फिर अपनी प्लानिंग करो। चाहे ये प्लानिंग, ये डिपेंड करता है कितने क्विक आप हैं, कितने शार्प आप हैं, राइट, तब होगा। अरे यार इंटरव्यू के लिए जाना है, रास्ता जाम है, दौड़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, रुको, समझो क्या ऑप्शन हमारे पास, A B C D F G H, एंड देन जो बेस्ट ऑप्शन लगे वो उसको टिक करो। ओके। जैसे कि मुझे जानना था ये चीज़ कि अब आप 30 साल से 3 डेकेड्स में अपने आर्मी में सर्व किया, एंड कितने टाइम रहा होगा कि आप 6 महीने या फिर कितने सारे साल आप लोग बॉर्डर पे ही रहते हैं सारे जवान, तो आप अपने घर वालों से कैसे कन्वे करते हो इमोशंस? हाउ डू यू डील विथ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस की उनके साथ इतना दूर रहना प्लस इतने लंबे समय तक? देखिए ये तो फौज के फैमिली से ही पूछो, तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सर आप अपना बता सकें? नहीं, क्रेडिट मेरा ही क्या, सबका वही कहानी है, क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बिकॉज मेरी 2 लड़कियां हैं, आज दोनों बहुत पढ़ लिख के बड़े हो गए हैं। एक तो डॉक्टर हैं, PG हैं,
दूसरी है इंजीनियरिंग करने के बाद XIMB से उसने मैनेजमेंट करके आज बड़ी ऑफिसर है, राइट। लेकिन मुझे नहीं मालूम कब बचपन से वो कब बड़े हो गए, हमें पता ही नहीं चला। वो तो माँ ही संभालती है, हमें पता ही नहीं चला कि बच्चों का बचपन कब गया और वो कब बड़े हो गए। मुझे तो एक दिन कहा गया कि शादी हो रही है, आपको आना तो आ रही है, अटेंड कर लीजिए। सही में विश्वास कीजिए आप, इसे ट्रू मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता ही चला क्या लेना देना क्या है, हमको तो समझ ही नहीं है क्या हो गया, राइट। वो सब हुआ है। तो अब हमारे साथ 2 बच्चे आए, उनकी माँ उसको संभाल रही है, उनका क्या करना नहीं करना हमें तो मालूम ही नहीं है। तो फौज में जो है वो महिलाओं का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए फौज जो है अपनी महिलाओं का उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत एम्फेसिस डालती है, बहुत जोर डालती है कि हमारी यदि नेक्स्ट जनरेशन यदि ठीक है तो हम सब ठीक है। ये आप याद रखिए, फौज में हस्बैंड वाइफ या हर जगह या फौज में ज़्यादा है, हस्बैंड वाइफ जो हैं वो रेलगाड़ी के 2 चक्कों के बराबर हैं। वो जो रेल पर समानांतर चले जा रहे हैं, जगह नहीं मिलते हैं जाके, और उन्हीं के ऊपर परिवार चलता है, बच्चे उन्हीं पे चलते हैं। तो आज जो बच्चा यदि आपका इंजीनियर बन गया, NDA चला गया, CDS चला गया, फौजी, उसकी माँ की, बाप पे नहीं। क्योंकि बाप क्या है, वो तो बेचारा लगा हुआ अपना, वो तो दिन भर उधर लगा हुआ है, वो तो 24/7 जॉब है। तो उसकी माँ जो है वो उसको अपने सीने से लगा के अपने बच्चों को पाल रही हैं, वो ये है। सर, आज के यंगस्टर्स को जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका फाइनल एडवाइस क्या रहेगा? पढ़ो, बेसिक पढ़ो। जैसे कि देखिए ऐसा था, पहले मोबाइल फ़ोन के खिलाफ था बच्चों के साथ, आप लोग के साथ, आपकी जनरेशन का ना यार। लेकिन मैंने बिहार का एक लड़के को देखा, हमने छोटा सा बच्चा, वो चीफ मिनिस्टर को बोलता है मैं पढ़ना चाहता हूँ, सोनू कुमार, राइट। सोनू कुमार का जब हम लोग ने ज़्यादा पढ़ाई स्टडी किया तो पता चला वो लड़का 6 क्लास या 7 क्लास का था, 8-9 क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। और वो कहाँ से पढ़ता था? मोबाइल से। तो फोकस्ड वो लड़का, एक वही मोबाइल देख के, और हमारे बच्चे या जो भी आप लोग जो भी है, हम लोग मैं भी खुद डिविएट कर जाता हूँ। रात को मैं सीरियस डिस्कशन पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन यार थक जाता हूँ तो बोलता नहीं यार ये देख लेता हूँ, राइट। बट दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो फोकस्ड, गो टू द बेसिक। और मैं तो ये बोलूँगा कि महीने में कुछ पैसे अपने पास रखो, 500 रुपया 600 रुपया, और बुक्स खरीदो, उसका कोई भी जो भी पसंद है वो बुक खरीदो, आप अगड़म बगड़म जो भी बुक खरीदो, लेकिन दैट बुक यू मस्ट फिनिश एंड यू शुड बी इन योर पर्सनल लाइब्रेरी। और पढ़ने का एक सिस्टम भी है, या तो आप शुरुआत करो इतिहास से शुरुआत करो, राइट, या ज्योग्राफी का पहले शुरू कर लो। और कई किताबें हैं, 10-15 किताबें, 20 किताबें जो लोग अपना रेकमेंड करते हैं, मैं नहीं रजिस्ट्रेट करता हूँ, वो आप पे है। आप चेस खेलना पसंद करते हो, चेस पे किताब लो कि कैसे खेलते हैं, कैसे खेल रहा, आनंद कैसे खेल रहा, बाकी लोग ग्रेट ग्रैंड मास्टर कैसे खेल रहे हैं, एग्जाम्पल बोलो। फुटबॉल में तो फुटबॉल का किताब पढ़ो लेकिन जरूर, एंड गो टू द बेसिक्स, एंड दैट इज व्हाट विल गिव यू द सक्सेस। एंड मन में एक होना चाहिए कि मैं बाप माँ पे डिपेंड नहीं करूँगा। एंड thirdly I said that your friend circle should be very very strong, and बहुत अच्छा होना चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, आपकी मैचिंग होना चाहिए, और उनके मन में एक होना चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं, तब तो आप बहुत ऊपर जाओगे। आज इतने सालों बाद आई एम ग्रेटफुल टू माई ऑल फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। राजेंद्र बंग है हमारे हावड़ा में जी, वो हमारे मित्र हैं, उनका मंगलम करके एक दुकान है वहाँ नेताजी सुभाष बोर्ड मलिक फाटक के बगल में। मैं ग्रेटफुल हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को, ईमानदारी किसको कहते हैं उससे सीखने को मिलता है। वो उनका जगुआर का ये शोरूम है, वो चार्ज नहीं करते पैसा, बोलता ना 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 मुझे नहीं बिजनेस बढ़ानी है बेईमानी करके। तो उससे चैरिटी किसको बोलते हैं, उनके परिवार से सीखा हमने। कोविड के टाइम पे कैसे लोगों को गुप्त चुप तरीके से फायदा देना, कैसे हॉस्पिटल का बिल उठाना, कैसे बच्चों को पढ़ाई देना, ये राजेंद्र बाबू, उनके भाई हैं बसंत बाबू, नट्टर भाई था, ये लोग से सीखा हम। हमारे जो मित्रों का नाम बताया उनसे हमने सीखा, डेवलप किया स्किल। आपस में बहुत झगड़ा होता था हम लोग का, लगता था कि वो घर में, लेकिन चाची जी थी हमारी, वो कभी कुछ बोलती नहीं थी, और वो बेचारी चाचा जी के लिए खाना रखती थी, तो हम लोग सब चट कर जाते थे चटनी और रोटी सब उड़ जाता था। हम लोग पता नहीं कितने कप चाय पी के बड़े, हम लोग तो उनके शुक्रगुजार हैं। तो ये कहानी। ओके सर।